नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएचयू बीकॉम के एंट्रेंस के डेट जो है वो नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बीएचयू बीकॉम के 2019 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पेपर में आया था 2019 में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ तो पावर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, तो प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल। तो जब हम लोग रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन होते हैं जो कि एमएस एक्सेल पे मिलते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच फंक्शन इन द एक्सेल टेल अस हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कितने न्यूमेरिक एंट्रीज हैं, तो हम लोग को क्या ये फंक्शन यूज करना होगा, दैट इज नम, NUM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विथ। जो फॉर्मूला होते हैं किसी भी एक्सेल को में, जब हम लोग फॉर्मूला इंटर करते हैं, कोई भी फॉर्मूला जब हम लोग एक्सेल में इंटर करते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होते हैं, तो वो हमेशा जो है वो स्टार्ट होते हैं इक्वल के साइन से। ठीक है, हमेशा वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल रेफरेंस ऑफ अ सेल रेंज ऑफ A2 टू M12 इज। तो सेल रेफरेंस जो होता है सेल रेंज का से A2 से लेकर M12, वो क्या होगा, मतलब कैसे हम लोग शो करेंगे, तो वो होता है A2 इज टू M12। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस टू की साइन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, if x is to y is equal to 2 is to 3, then the value of 6x plus 7y 12x प्लस 5y इज़। तो यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसे मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगी, आपको आंसर बता दूँगी। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशन ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स पे यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो मैं आपको आंसर ज़रूर बता दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 7 का आंसर होगा 2। ओके, नेक्स्ट है, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल a प्लस बी क्यू माइनस a माइनस बी क्यू। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमारा आंसर 8 का होगा 1। ठीक है, अब 9 का आंसर होगा 4। ठीक है, 10 का होगा 2। ठीक है, आप लोग ज़रूर से वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। ठीक है, 11 का होगा 4 सेकेंड ईयर। 12 का होगा 12 का 1 सॉरी 12 का होगा, ये रहा 12 का क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ द मनी इज should deposit in the bank in order to get the 1323 in 2 years at the 5% interest compound। तो उसका आंसर होगा 1, मतलब 1000। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज 228। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1:3। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा 1, दैट इज 8700। 16 का ऑप्शन होगा 4। ठीक है, 16 का ऑप्शन होगा 4। 17 हुआ होगा 4। 18 का होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 days। 19 का होगा 19 का होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 14 years। 20 का होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 540 डिग्री। 21 का होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 0.006। क्वेश्चन नंबर 22 से हमारा जो है
है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कॉमर्स का जितने भी क्वेश्चन है अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब है किस ईयर में जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था, तो ऑप्शन 1 होगा, दैट इज़ 1875। तो ठीक है, तो 1875 से जो है यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच ईयर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास, कौन से ईयर में सेबी एक्ट पास हुआ था। तो सेबी एक्ट कब पास हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि वो सभी आपने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 11-12 में इनसे पढ़े हैं। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जिन्हें आप नहीं कभी डील किए होंगे, तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेबी एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1992, ठीक है। तो हम लोग कैसे लर्न करेंगे कि एनएससी और सेबी जो है 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, वर्क करने लगा था, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875 में हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज टू प्रोवाइड, तो ऑब्जेक्टिव क्या था लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की, लिस्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्योरिटीज आर रिलेटेड टू द प्राइमरी मार्केट, तो कौन सी सिक्योरिटीज जो है प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड होती है, तो जो भी हम लोग न्यू इश्यू करते हैं, ठीक है, वेदर इट इज अ शेयर, डिवेंचर और द बॉन्ड, वो सभी जो है प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड करती हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग न्यू इश्यू की बात कर दिए तो इसका मतलब वो क्या है, प्राइमरी मार्केट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल आर इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इसे इशू करता है, तो इसे कौन इशू करता है, आरबीआई, ठीक है। ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें है ट्रेजरी बिल रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ दी, तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसकी रिप्रेजेंट करता है, तो थर्ड दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है आरबीआई इशू करता है, ठीक है, लेकिन बोरो कौन कर रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, तो ये अनसिक्योर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अनसिक्योर डॉक्यूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी सब्सक्राइब बाय, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके द्वारा सब्सक्राइब किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द थ्री, सभी कर सकते हैं, वेदर इट इज इंडिविजुअल, ट्रस्ट और एनआरआईज, ठीक है। नेक्स्ट है अ कमर्शियल पेपर इज इशूड बाय अ, तो कमर्शियल पेपर किसके द्वारा इशू होता है, तो कमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कमर्शियल पेपर वो इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर, तो कमर्शियल पेपर जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1990 में से इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, कमर्शियल पेपर को। विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पर हम लोग जितने भी बॉन्ड्स देख रहे हैं इन सभी के टाइप्स हैं, जैसे जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है, इरिडमेबल बॉन्ड भी होते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स भी होते हैं और पुटेबल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। आपने पुटेबल बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना होगा, तो पुटेबल बॉन्ड जो है इसमें क्या होता है कि पुटेबल बॉन्ड होल्डर हैज़ द राइट टू डिमांड अर्ली रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड जिनके पास होता है वो मैच्योरिटी आने से पहले ही वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे अपना जो भी पेमेंट है, जो भी प्रिंसिपल है वो वापस चाहिए, ठीक है, तो ये डिमांड कर सकते हैं। तो इन सभी के तरह के बॉन्ड होते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ऑड वन में हम लोग अगर देखें तो इरिडमेबल ऑड लग रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये चारों बॉन्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिवेंचर स्टॉक मस्ट बी, डिवेंचर स्टॉक मस्ट बी व्हाट, तो इट मस्ट बी फुल्ली पेड, तो डिवेंचर हमेशा फुल्ली पेड होता है, ठीक है। 35 क्रेडिट रेटिंग इन ऑल इश्यूज ऑफ द डिवेंचर इज कंपल्सरी, ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ बॉन्ड इज रेगुलेटेड बाय, तो बॉन्ड का इशू हम लोग कर रहे हैं तो वो कौन रेगुलेट करता है, तो कोई भी सिक्योरिटीज हम लोग इशू करते हैं तो उसे कौन रेगुलेट करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी इजी आंसर, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो स्टेट बैंक कब
आया था एग्जिस्टेंस में, तो 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। 1 जुलाई 1955 को वो इंपीरियल बैंक से क्या हो गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आया, तो इसको क्या किया गया था, इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था ऑन 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को जो इंपीरियल बैंक है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है, नेम चेंज कर दिया गया था। रीजनल रूरल बैंक आर मैनेज्ड बाय, तो रीजनल रूरल बैंक किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रीजनल रूरल बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको 3 लोग ओन करते हैं, कौन कौन ओन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अ स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर होता है, और जो बच गया दैट इज़ 35% वो शेयर जो है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है, ठीक है। फर्स्ट आरआरबी जो है वो प्रथमा बैंक है, ठीक है। फर्स्ट आरआरबी जो है वो प्रथमा बैंक है, जो कि यूपी के मुरादाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ नोट इशू द आरबीआई इशू नो, तो आरबीआई किस मेथड के तहत जो है नोट इशू करती है, तो वो क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 41 दैट इज अ राइज इन द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक विल लीड टू, अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है वो हम लोग इंक्रीज हो जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, तो क्या होगा, तो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, मनी सप्लाई जो है डिक्रीज करेगी। अब नेक्स्ट है, एंड इंक्रीज इन द बैंक रेट अदर थिंग्स बीइंग द सेम विल लीड्स टू, तो बैंक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और सभी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी, तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मनी सप्लाई की बात नहीं की गई है, कॉस्ट बताया गया, क्रेडिट के कॉस्ट, मतलब अब हम जब बैंक से बोरो करने जाएंगे तो बैंक क्या करेगी कि हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है, इसी वजह से जो हमारा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशूड कैपिटल ऑफ आरआरबी वो सब्सक्राइब बाई, तो अभी मैंने बताया था कि किसके किसके कितने शेयर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है इसमें 50% शेयर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 15% शेयर होते हैं, और स्पॉन्सर बैंक के 35% होते हैं, तो ये तीनों जो हैं उन तीनों के जो है आरआरबी में कैपिटल है, ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ 3, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साउंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज, तो इसका होगा आपका टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द करेंसीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू, ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। इंडिया लेफ्ट द सिल्वर स्टैंडर्ड इन, तो सिल्वर स्टैंडर्ड जो है इंडिया कौन से ईयर में लेफ्ट कर देता है, तो कौन से ईयर में किया था, तो 1893 में, ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, तो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड का इसमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है, तो फ्री कॉइनेज इज नॉट द फीचर ऑफ द गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। जैसे सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन, तो ये है नो सर्कुलेशन ऑफ द पेपर मनी, तो सही बात है, और फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड, ये भी सही है, तो यही ऑप्शन जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछा है नहीं करते, तो हमें जब भी आप लोग क्वेश्चन देखें तो ध्यान दीजिए, नॉट वर्ड को थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है, इसीलिए देखिए हाईलाइट भी कर देता है। तो ऑप्शन इसका 2 होगा करेक्ट, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज होता है, और नॉन ऑफ 3 तो होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वॉज गिवन बाई पीगू, तो कौन सा इक्वेशन जो है वो पीगू के द्वारा दिया गया था, तो P इज इक्वल टू KR/M, ये इक्वेशन जो है पीगू ने दिया था, तो यहाँ पे P का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, P का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मनी, K का मतलब होता है फ्रैक्शन विच वी कीप एज अ कैश, ठीक है, और R का मतलब होता है नेशनल इनकम, ठीक है, और M का मतलब होता है सप्लाई ऑफ
मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी सप्लाई मीन्स, तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो मनी सप्लाई मीन्स करेंसी नोट इन सर्कुलेशन, ठीक है, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्या पूछ रहा है? एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंक्शन वर्क क्रिएटेड अंडर विच ऑफ द फॉर्म ऑफ द गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, तो कौन से गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत किया गया था? तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू रिक्वायर 100% मेटेलिक रिजर्व फॉर द नोट सर्कुलेशन, तो कौन सा मेथड रिक्वायर्ड होता है? तो करेंसी प्रिंसिपल, क्या है? करेंसी प्रिंसिपल। नेक्स्ट नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द, नेशनल इनकम किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो वो जीडीपी पे बेस्ड होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्शन कितना हुआ है उस ईयर में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द इकोनॉमी डेवलप द शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी, तो इकोनॉमी डेवलप होगा तो टर्शरी सेक्टर में जीडीपी क्या होगी? तो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाले भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप अपने कॉमन सेंस से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाया ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या इंक्लूड्स होते हैं? ठीक है, तो विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, डेप्थ, तीनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो 54 का हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 55 गिवन गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो गिवन गुड को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इंफीरियर गुड। नेक्स्ट a graph of relationship between the price of the goods and the quantity demanded is called of course the demand curve, ठीक है। which of the following pair of the commodity is an example of substitute, तो substitute का कौन सा एग्जाम्पल है? मतलब इसकी जगह हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कार की जगह बाइक को यूज़ करना, दैट इज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो पेट्रोल का और कार क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। और हम लोग आगे देखते हैं पेनिंग, हाँ, तो मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज propounded बाय, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कौन दिया था? तो कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू द मार्शल ऑन द बेसिस कंज्यूमर सरप्लस इज, तो क्या होगा? लॉ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो कंज्यूमर सरप्लस की जब भी बात की जाए तो आप इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के पास जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये सही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है इन लॉन्ग रन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स, तो लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म क्या अर्न करती है? तो सुपर प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है इसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फॉर्म, तो देखिए इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये भी सही है, और एम सी कर्स एम आर फ्रॉम बिलो, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 62, next one is a market structure characterized by having only one buyer and one seller, तो इसमें जो है वन बायर और वन सेलर होते हैं, तो कौन सी मार्केट में रहते हैं? तो वो होते हैं बायलैटरल मोनोपोली में। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें मोनोपोली और मोनोप्सोनी दोनों होते हैं। मोनोपोली मतलब होते हैं कि जहाँ पर सिर्फ वन बायर होता है, वन सेलर होते हैं, और मोनोप्सोनी मतलब क्या होते हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक एक बायर होता है, ठीक है। तो बायलैटरल मोनोपोली में आपको ये दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं? वन बायर एंड वन सेलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज, तो डिमांड कर्व क्या होता है मोनोपोलिस्ट का? तो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। A consumer obtains the maximum satisfaction if he acts according to the law of, तो यहाँ पर क्या होता है? किस लॉ के तहत उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तो अभी मैंने आप सभी को बताया है कि जब सेटिस्फैक्शन की बात की जाए तो आप इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे जाइएगा, आपका ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि
वही बोलता है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस और सेटिस्फैक्शन की बातें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस, ध्यान दीजिएगा कि कंज्यूमर के जब भी सरप्लस के बारे में है, उसके सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में मिलेगा, ठीक है। व्हेन फ्यू नंबर ऑफ सेलर आर फाउंड इन द मार्केट इट इज़ कॉल्ड, तो जहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ द सेलर होते हैं तो उस मार्केट कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओलिगोपॉली। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन डिमेरिट ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज, तो क्या है, तो इसका एक डीमेरिट सोल ट्रेडिंग का, तो ऐप कहाँ गया, 67 का होगा लिमिटेड कैपिटल, तो लिमिटेड कैपिटल इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ द मार्केट कंडीशन। और ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। माइंड एकदम फ्रेश करके जाना है, एकदम सही से आप लोग करिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का इसमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है, ठीक है। तो फुल कंट्रोल ऑन बिजनेस, तो ये तो है। लिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं तो नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल होते हैं, लिमिटेड स्कोप होता है, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ स्टाफ पोजीशन फाइंड आउट द ऑड ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टाफ पोजीशन के रेफरेंस में हमें ऑड ऑफ द फॉलोइंग निकालना है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नो अथॉरिटी टू गेट द सजेशन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज ACC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ACC किसका एग्जाम्पल है, तो हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सर्कुलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ इज वेस्टेड विथ, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ से क्या निहित होता है, तो इसका ऑप्शन अच्छा, नो अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर, ठीक है। नो अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो ऑर्डर को इशू कर सके। नेक्स्ट वन इज द लीस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लीस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों थे, तो क्या है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, line organization is the most suitable form of organization for which type of the following business unit, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, तो ये होता है स्मॉल बिजनेस यूनिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन पार्टनरशिप अ माइनर कैन बी अ पार्टनर, तो माइनर कैन बी अ पार्टनर, हाँ वो पार्टनर हो सकते हैं बट ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 अ वन पर्सन कंपनी इज अ, वन पर्सन कंपनी क्या उसकी कहलाती है, तो प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एज पर द कंपनी एक्ट 2013 इन जनरल द मैक्सिमम टाइम ऑफ gap specified between the two annual general meeting of a company is, तो it is not more than the 15 month, ठीक है। 15 months से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी, जब हम लोग दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 मंथ से जो है ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। व्हेन टू और मोर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंबाइन इन इट इज़ अ केस ऑफ, तो दो सेम कैटेगरी की कंपनी जो है वो क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है पूल्स एंड द कार्टेल आर द फॉर्म्स ऑफ, तो पूल एंड कार्टेल जो है एक फॉर्म है किसका, फेडरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, अमलगमेशन इज अ फॉर्म ऑफ, तो कंप्लीट कंसोलिडेशन, पूर्ण विलय का जो है एकीकरण होता है। अमलगमेशन में क्या होता है कि सभी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन, जॉब इवेल्युएशन का इसमें से कौन सा मेथड है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है वो कब पास किया गया था, तो ये 1947 में पास किया गया था, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है
नेम द फर्स्ट ट्रेड यूनियन एसोसिएटेड इन established in 1920। तो 1920 में जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या है? तो AITUC, फुल फॉर्म ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो था 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1948। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जब भी आप लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हम लोग वो 1948 ईयर को ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्योंकि 1948 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि चारों सही हैं। ठीक, सॉरी तीनों सही हैं। यहाँ पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होंगे? तो नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट और वाटर, तीनों होंगे, तो ऑल ऑफ द थ्री। In which year did the Industrial Dispute Act came into operation? तो Industrial Dispute Act कब ऑपरेशन में आया था? तो 1947 में। ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट एक्ट की बात की है तो 1947। ठीक है, मगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो भी हैं तो वो 1948 में आई थी। ठीक है, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव अ लार्जेस्ट कोल रिजर्व, तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ नेशनल रिवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो कोई भी बता देगा, गंगा। ठीक है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, दोनों रहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में इंक्लूड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, तो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर्स में क्या होंगे? तो बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग होगा। नेक्स्ट है अ ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू अ, ट्रेड पॉलिसी रिफर्स टू अ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी। ओके, द एब्रीवेशन ऑफ द नबार्ड स्टैंड फॉर, नबार्ड का मतलब क्या होता है? तो नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नबार्ड जो है वो आरबीज को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इसेंशियल फीचर ऑफ, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इसेंशियल फीचर है किस टाइप की इकोनॉमी का? तो इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी, तो नेचुरल गैस was not covered under the GST. Which of the following is not a source of the revenue to the central government, इसमें से कौन सा जो है सोर्स नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो टोल टैक्स। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का क्या है? तो ये तीनों जो है क्वांटिटेटिव है, ये है क्रेडिट रैशनिंग। ठीक है, क्रेडिट रैशनिंग जो है वो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मैथड है। ठीक है, नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO इज इन, तो हेडक्वार्टर जो है WTO का वो कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, जेनेवा। ठीक है, द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट इज नोन एज, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के में जो टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो कस्टम ड्यूटी। हु प्रोपाउंडेड, सॉरी एक क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी का इनमें से कौन सा जो है वो टूल नहीं है? तो हम लोग इसको देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट तो नहीं है। ठीक है, ये तीनों है, टैक्सेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीनों है, इंटरेस्ट रेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द मॉनेटरी थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल, तो मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल किसने प्रोपाउंड किया था, किसने फाउंड किया था? तो एम फ्रेडमैन ने। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इज, फिजिकल डेफिसिट को हम लोग और कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ, सम ऑफ बजट डेफिसिट्स एंड द गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का कौन चेयरमैन होता है? तो ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर, वो कोई भी हो सकता है। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच स्पेसिफाई what must be done or must not be done in a specific situation is called strategy. ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो इनफॉर्मल रिलेशन. ठीक है, क्योंकि और सारा कुछ है, फॉर्मल है, ग्रुप ऑफ अननोन पीपल होते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी है. ठीक है, डू और डाई, नो क्वेश्चन ऑफ वाई इज रिलेटेड विद, तो इट इज़ रिलेटेड विद ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन, क्योंकि इसमें जो लीडर होता है वो दिखाता है कि हम जो कह रहे हैं आपको करना ही करना है. ठीक है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्यों करना है, कैसे करना है, मतलब करना ही करना है आपको. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन का बेस्ट टेक्निक क्या है, तो कोऑर्डिनेशन बाय लीडरशिप. देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दोनों तीनों एक तरह से कह सकते हैं सही है, लेकिन द बेस्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन बाय द लीडरशिप. बीईपी एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सिचुएशन इज नोन एज फोरकास्टिंग. तो ये तो ईजी है. ठीक है, कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कंज्यूमर हमेशा राइट होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है पॉलिसी का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन अ डायरेक्शन बाय वन एंड ओनली वन सुपीरियर. ये प्रिंसिपल कौन सा है, तो यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन का इसमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है, तो इसका होगा ऑटोक्रेटिक नेचर. ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, ऑटोक्रेटिक नेचर नहीं होता है. Which one of the following statement is not true in the reference of the committee organization. कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में कौन सा सही नहीं है. ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, थर्ड वन, देयर मे बी एन इनफॉर्मल कमिटी. इनफॉर्मल कमिटी नहीं होती हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द सक्सेसफुल डायरेक्शन. कौन सा नहीं है, तो हाईयर लेबर टर्नओवर. आप अगर अच्छे से डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो लेबर क्यों छोड़ के जाएंगे और आएंगे. ठीक है, तो लेबर टर्नओवर यहाँ पर हाईयर नहीं होना चाहिए, लोअर होना चाहिए. ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये एडवांटेज नहीं है, एक तरह का डिसएडवांटेज हुआ तब. तो यहाँ पर व्हेन अ प्लान इज फॉर्मुलेटेड बिफोर एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड. तो एक्सपीरियंस करने से पहले अगर कोई प्लान हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रोएक्टिव प्लान. With the reference of the line and staff organization, which of the following is a staff position. तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑल ऑफ द 3, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं. ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल. इनमें से कौन सा जो है पार्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस करते ही हैं. नॉट सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं होता है, हम लोग स्टैंडर्ड तो सेट करते ही हैं कंट्रोलिंग में. तो ये ऑप्शन गलत है. ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर. आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर फंक्शन डायरेक्शन इज नीड, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग होता है ऑप्शन थर्ड. ठीक है, स्टाफिंग. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इनमें से क्या सही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है और पूछा गया है कि इनमें से क्या चीज़ें सही नहीं है. ठीक है, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द हाई इन्फ्लेशन द अमाउंट एसोसिएटेड विद द आइटम ऑफ द बैलेंस शीट आर एडजस्टेड टू द करेंट प्राइस लेवल. ठीक है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. द कंपरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो, जो कंपरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या क्या शो करता है, तो एब्सोल्यूट फिगर इन रुपीज़ शो ही करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट फिगर ये भी शो करता है, एब्सोल्यूट डाटा इन परसेंटेज ये भी शो करता है. तो ऑल ऑफ दीज आर सही, मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. नेक्स्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज द आर द फॉर्म ऑफ. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है किस टाइप का, मतलब कैसे हम लोग इसमें कंपैरिजन करते हैं अपने डाटा का, तो एक तरह का ये वर्टिकल एनालिसिस है. ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस होता है. नेक्स्ट, सॉरी इसका होगा हॉरिजेंटल एनालिसिस. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ
टोटल सेल इज इतना, सेल्स रिटर्न इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, ठीक है। तो टोटल सेल्स, और पहले हम लोग नेट सेल निकालेंगे, तो नेट सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 लाख माइनस 50,000 दैट इज़ 5,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स होता है। तो नेट सेल्स तो हम लोग का 5,50,000 हो गया, और ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो हमारा नेट सेल आया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 5,50,000 में से हम लोग 4,40,000 को माइनस कर देंगे तो 1,10,000 आएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में हम लोग रख लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 1,10,000, और हमारा नेट सेल कितना है, 5,50,000 इंटू 100, तो आंसर होगा हम लोगों का 20%, ठीक है। नेक्स्ट है अ लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, लो स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट क्या कर रहा है, तो ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बुक डेट, तो कलेक्शन हमें बुक डेट मतलब डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा करंट रेशियो में, ठीक है, क्योंकि एक तरफ डेटा कम हो रहा है तो दूसरी तरफ कैश आ जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड और एनालाइज्ड फैक्ट नहीं है, वो रिकॉर्डेड फैक्ट है। विच वन हायर रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल, तो इसमें से ही होगा ऑपरेटिंग रेशियो, अगर हायर रहता है तो ये फेवरेबल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज़ इन विच फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है हमें, तो ये होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि कैश से रिलेटेड होता है तो शॉर्ट टर्म ही हुआ। आगे ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू AS3 कैश प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर इज, तो जो कैश इशू ऑफ शेयर हम लोग करते हैं, ठीक है, जब इशू करते हैं शेयर तो उसको हम लोग कहाँ पे, कौन सी कैश फ्लो में हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, तो यहाँ पे देखिए AS3 लिख दिया गया है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि कैश फ्लो में हम लोग उसे कैसे शो करते हैं, ठीक है, तो बस हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि इशू ऑफ शेयर को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में सारा कुछ लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 90,000, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 90,000 है, और डेटर हैव डिक्रीज द ड्यूरिंग द ईयर 40,000, और डेटर जो है 40,000 जो है डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज, तो कैश हमें कितना मिला है, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट जो है 90,000 है, अब डेटर जो है डिक्रीज हो गए, मतलब वो पैसे दे के ही ना गए होंगे, तो 90,000 प्लस 40,000 1,30,000, आंसर 3 विल बी, और ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें मैच करना है कि इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशिंग एक्टिविटी कौन से हैं, तो कैश पे टू द सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल, तो ये क्या है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो ये एक तरह का फाइनेंशिंग एक्टिविटी, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा कि ए का 1, बी का होगा हमारा 3, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द कैश बेसिस, तो सही बात है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द एक्रूअल बेसिस, नहीं, एक्रूअल बेसिस पे बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा हम लोग उसमें कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हाउ सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट 90,000 बुक वैल्यू 1 लाख शुड बी सोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैसे हम लोग शो करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया है, इक्विपमेंट को सेल कर दिया है एट 90,000, तो एक तरह का ये हमारा क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैश इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 90,000, ये ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है a transaction relating to the sale of asset being entered in the sales book, it is an example of, तो हमें क्या करना था कि सेल ऑफ एसेट किए थे, लेकिन हम मतलब एसेट को सेल किए थे, ठीक है, लेकिन हम उसको सेल्स बुक में दिखा दिए, तो ये एक तरह का एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज सोन इन, सस्पेंस अकाउंट हम लोग कहाँ शो करते हैं, तो बैलेंस शीट में, ठीक है, जब हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं करता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट को शो करके उसे मैच करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो कौन सा फॉल्स है, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज डन एट द कॉस्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस विच एवर इज़ हायर, तो ऐसा नहीं है, हम विच एवर इज़ द लेसर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ना कि हायर वाले को, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. Provision for depreciation on the fixed asset made in the profit or the loss account of the accounting year will be deducted in the balance sheet, तो इन द फॉर्म द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट कंसर्न, ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात की जा रही है, ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन की बात की जा रही होती है तो बुक वैल्यू होता, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पे फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट कंसर्न होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a machine is purchased for rupees 50,000, depreciation to be provided annually according to the installment method, the useful life of a machine. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस्ट माइनस जो हमारा रिसाइडल वैल्यू होगा, ठीक है, दैट इज़ 10,000, तो कॉस्ट हमारा क्या है 50,000, रिसाइडल वैल्यू है 10,000, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो गया 40,000, अपॉन में लाइफ स्पैन का जो टाइम है तो 10, तो 40,000 अपॉन में 10 हुआ तो 4,000 हमारा क्या हुआ डेप्रिसिएशन हुआ, और 50,000 अरे 50,000 का 8% जो होता है वो 4,000 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा. नेक्स्ट हुआ द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट द प्रीमियम, देन सच प्रीमियम मे बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ, तो क्या होगा इसका ऑप्शन 2, ठीक है, शेयर प्रीमियम अकाउंट. नेक्स्ट, विच शेयर आर फॉरफिटेड, सॉरी व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर, जो कॉल कर दिया गया है उस पर. नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ द शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, जो प्रीमियम आता है शेयर के इशू करने पे उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो इशू ऑफ द बोनस शेयर, ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर the debenture are redeemed, the balance of sinking funds account is transferred to, तो सिंकिंग फंड के अकाउंट को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब डिवेंचर को रिडीम कर देते हैं, ठीक है, तो जब डिवेंचर को रिडीम कर देते हैं तो हम उसी को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ पर करते हैं जनरल रिजर्व में. नेक्स्ट है डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो क्रेडिटर होते हैं. द गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग गुडविल को बांट लेते हैं. नेक्स्ट है XYZ जो है वो पार्टनर है इन द रेशियो 1:2:2:5:1/10, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, X जो है रिटायर हो रहा है, तो जब X रिटायर हो रहा है तो हम लोग उसके शेयर को एकदम हटा ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा क्या बच रहा है 2:5:1/10, तो ऐसे हम लेकर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 4:1. नेक्स्ट, in case of the retirement or the death of the partner, all accumulated profit and loss are transferred to the capital account of a partner in a तो old profit sharing ratio, ठीक है, हमेशा हम लोग old profit sharing ratio में ही बांटेंगे. बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक इज़ 20,000, एज पर द पासबुक जो है हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 20,000 दिखा रहा है, ठीक है, और डिविडेंड यहाँ पे देखिए डिवाइडेड लिख दिया है तो इसमें मत जाइएगा, ये डिविडेंड है, ठीक है, तो डिविडेंड ऑफ ₹1,000 इज़ कलेक्टेड बाय द बैंक बट एंटर इन द कैश बुक एज ₹100, ठीक है, तो द कैश बुक बैलेंस इज, तो कैश बुक बैलेंस में क्या शो कर रहा होगा, तो देखिए 1,000 का हम लोग पहले हटा ही देते हैं, तो क्या हुआ हमारे कैश भी 19,000 होगा और पासबुक भी 19,000 होगा, लेकिन क्या हुआ कि 1,000 हम लोग डिविडेंड कलेक्ट किए थे लेकिन उसको हम लोग पासबुक में दिखा दिए हैं 1,000 से, और कैश बुक में हम लोग उसको 100 ही रुपये दिखाए हैं, तो यहाँ पर जो 100 रुपये होगा हमारा कैश बुक में, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये दिखाए तो 900 रुपये हम लोग नहीं दिखाए हैं, तो कैश बुक हमारा क्या दिखा रहा होगा 19,100, ठीक है, तो 20,000 माइनस 900 तो क्या होगा हमारा 19,100. नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ अ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, तो इट इज़ अ सेपरेट स्टेटमेंट, ठीक है. तो ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.